नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दतिया से बीजेपी का संदेश, आशुतोष को बनाया फेस। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो चौंकाती है और चौंकाती भी ऐसा ज़बरदस्त है कि कोई अनुमान नहीं लगा पाता। मुझे ध्यान नहीं आता कि मध्य प्रदेश के किसी भी, अगर करेक्ट करें सोशल मीडिया की बात मैं नहीं करता, कि किसी भी मीडिया हाउस या किसी भी मीडिया से जुड़े इंस्टीट्यूशन ने ये पहले ही घोषणा कर दी हो कि वहाँ से चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। अटकलें, सरगोशियाँ, फुसफुसाहट, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जाहिर तौर पर यह मीडिया का भी काम है कि वो अंदर की खबरों तक पहुँचे। लेकिन बीजेपी का चौंकाने वाला सरप्राइज एलिमेंट ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार कतई नहीं है। आप अगर सीरीज ऑफ सरप्राइज डिसीजंस देखेंगे तो आपको बीजेपी में ये ढेरों ढेर मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में इस निर्णय के मायने क्या है, ये ज़रूर विश्लेषण का विषय है। और आज की डिबेट में हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसे डिकोड करने की कोशिश करें। क्या इसके पीछे कोई एक सोची समझी आगे की रणनीति है बीजेपी की, कि एक युवा चेहरे को आगे लाकर ये बताया है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहाँ से एक हैवी वेट पॉलिटिशियन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार भी वो पूरी प्रत्याशा में थे, फॉर्म खरीद चुके थे, जनता के बीच में जाकर वोट की अपील कर रहे थे। उनके समर्थक 100% आश्वस्त थे कि टिकट उन्हें मिलेगा। लेकिन जाहिर है ये एक ऐसी पार्टी है जो एंड ऑफ द डे आपको यही कहने के लिए छोड़ देती है, पार्टी का फैसला शिरोधार्य है और हम सब जो प्रत्याशी घोषित हुआ है उसकी विजय के लिए प्राणपण से प्रयास करेंगे। आज इसी पर डिबेट है, बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट है और बीजेपी की सरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा, क्यों ये पार्टी अलग है, पार्टी विद डिफरेंस है, और क्यों ये पार्टी खुद अपने पार्टी जनों को चौंकाती है, विपक्ष तो चौंकता है ही। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम के ऐलान में एक बार फिर चौंकाया है। पार्टी ने संगठन का चेहरा रहे एमपी हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। आशुतोष तिवारी सागर के संभागीय संगठन मंत्री भी रहे हैं। तिवारी टिकट मिलने के बाद पार्टी का आभार जता रहे हैं। धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं बहुत ही हाथ जोड़ करके कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट देकर चौंकाने के साथ ही बड़ा सियासी संदेश भी दिया है। संदेश ये कि पार्टी संगठन के प्रति निष्ठा रखने वालों को आगे बढ़ाएगी। साथ ही इसके जरिए संदेश ये भी है कि पार्टी 2028 से पहले पीढ़ी परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश कर रही है। इससे नए कार्यकर्ताओं में विश्वास भी जागेगा। इससे पहले बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में रजनीश अग्रवाल को टिकट देकर भी यही बताने की कोशिश की थी। पार्टी के इस कदम से तय हो गया है कि वो पुराने नेताओं को सम्मान के साथ दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां भी देने की तरफ आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि टिकट के दावेदार रहे नरोत्तम मिश्रा के लिए पार्टी ने इससे भी बेहतर कुछ सोच रखा है। आशुतोष तिवारी को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में चुनाव संगठन लड़ता है और उम्मीदवार व्यक्ति नहीं कमल का फूल होता है। निश्चित रूप से दतिया के उपचुनाव में पार्टी ने विश्वास और भरोसा श्री आशुतोष तिवारी जी के ऊपर लगा करके यह निर्णय किया है। नरोत्तम मिश्रा जी पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्हें फॉर्म तक खरीद लिया था अपना, लेकिन चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी गुटबाजी में है। कई गुट बने हुए हैं, गुटों के नाम सबको पता है। जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दों पर भाजपा को सबक सिखाएगी। बीजेपी ने दतिया से सियासी संदेश देते हुए आशुतोष तिवारी को फेस बनाया है। अब कांग्रेस के चेहरे का इंतजार है, उसी से तय होगा कि दतिया के दंगल में मुकाबला कैसा होगा, क्योंकि आजाद भारत पार्टी के दामोदर यादव पहले से चुनावी संग्राम में उतरे हुए हैं। बीजेपी ने जिस तरह से चौंकाते हुए संदेश दिया है, उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी मिशन मोड पर आगे बढ़ रही है।
जिसमें उसका लक्ष्य शायद दतिया उपचुनाव जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आपने देखा कि 67 वर्षीय 67 ईयर्स ओल्ड डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की बजाय अब वहाँ आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है। और देखिए कि आशुतोष तिवारी को टिकट देकर बीजेपी ने 2028 की रणनीति का संकेत दिया है। क्या आशुतोष और रजनीश अग्रवाल के जरिए पार्टी पीढ़ी परिवर्तन के नए दौर में पहुंच रही है? क्या कांग्रेस बीजेपी के इस राजनीतिक संदेश का प्रभावी जवाब दे पाएगी? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की रणनीति रही होगी, तो इस समय वो भी हक्की बक्की होगी कि अब क्या करें, अब क्या रणनीति तय करें। जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उमेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मनोज, पहले आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरह आप देखते हैं, क्या ये एक रणनीतिक फैसला है, इसमें भविष्य के बहुत से संदेश छिपे हैं? निश्चित रूप से शरद जी, संदेश तो बड़े छिपे हैं, लेकिन आप कहते कुछ खबर भी अलग होना चाहिए। तो अभी की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक नहीं 3 सर्वे कराए बीते 15 दिन के भीतर, और सर्वे में कहीं ऐसा लगा कि ये चुनौती बन जाएगा ये मसला यदि बीजेपी इस पर ध्यान नहीं देती है। तो जो खबरें आई उसके बाद बीजेपी ने ये निर्णय लिया, और उसमें निश्चित रूप से जो आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है, तो उसमें संदेश ये भी है कि नई पीढ़ी आगे लेकर आना, उससे पहले रजनीश अग्रवाल। और फिर ये भी संदेश है कि आप जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो आपको कैसा काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आप पर एक एक व्यक्ति की नज़र नहीं है, बल्कि पार्टी के उन लोगों की नज़र है जो आगे कुछ नवाचार के साथ पार्टी को नई दिशा देना चाहते हैं। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की टिकट ने कटने से तो ये बड़ा संदेश दिखाई देता है, लेकिन सर्वे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई गई है। सर्वे में ये पाया गया कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और ऐसा ना हो कि सहानुभूति की लहर पर सवार होकर जब कांग्रेस मैदान में होगी तो यही सहानुभूति कहीं बीजेपी को दिक्कत पहुंचा दे। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने निर्णय लिया है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आज कई नेताओं की नींद भी उड़ रही होगी जो आगे अपने सपने संजो रहे होंगे, पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए भी पार्टी ने कुछ सोचा होगा, ऐसी खबरें। उमेश त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं? ये वाकई एक बहुत चौंकाने वाला फैसला तो है ही, लेकिन बीजेपी जब भी कोई निर्णय करती है तो उसके पीछे बहुत सोच विचार होता है, और कांग्रेस भी इससे हक्की बक्की तो होगी ही। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के लिए तो वॉकओवर हो गया। अब बीजेपी की वहां 2 टीम लड़ेंगी, और 2 टीम लड़ेंगी तो तीसरे का फायदा होगा। कांग्रेस अपने आप चुनाव जीत जाएगी। अब हमारे लिए तो ये बड़ा सुखद निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई नई बात नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो ये बताता है कि इनके यहाँ इसी प्रकार के चौंकाने वाले निर्णय होते हैं। यदि आप विश्वास, थोड़ा सा मैं इतिहास में ले जाऊंगा, 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई तो उनकी मेन कैंपेनर, मेन नेता उमा भारती थी। बेचारी उमा भारती को हाथी से उतार के सड़क पे लेटा दिया, वो शराब दुकानों में पत्थर मारती फीक रही हैं। अडवाणी जी नहीं होते तो आज मोदी जी नहीं होते, कहीं जेलों में होते। अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी कहाँ बैठे हुए हैं। इसी प्रकार और देख लें आप, आरिफ बेग से बहुत मुस्लिम कार्ड खिलाए बेचारे, उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। शांताराम हो गए। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राघव जी, विक्रम वर्मा कहाँ है। उत्तर प्रदेश में कालराज मिश्र कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की होती थी, मेहनत इन लोगों ने की। इन बेचारे प्रचारक रूप में 2-4 धोती लेके इन्होंने पूरा जंगल घर घर छाना, तो आज भारतीय जनता पार्टी है। तो इनको तो कहीं कुछ अब मिल नहीं रहा है, मलाई ये लोग खा रहे हैं। तो पुराना कार्यकर्ता आरएसएस का बहुत सतर्क है कि भैया मेहनत हम करें, फसल तुम काटो, ये नहीं चलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो टिकट दी है तिवारी जी को दांतों चने का चमाना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए वॉकओवर हो गया। लेकिन आपने जितने भी नाम लिए उनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसे कुछ मिला नहीं हो, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि झोली भर भर के मिला। उमा भारती जी की बात करें, सांसद रहीं, एक बार की नहीं कई बार की। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। आरिफ बेग केंद्रीय मंत्री रहे, और इसके अलावा भी जो नाम आपने लिए, विक्रम वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, और भी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री रहे, कई दायित्व रहे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी ये बात सही है कि क्या वहाँ अब लड़ाई ऐसी होगी जिसका कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी और उनके समर्थकों का क्या रुख होगा,
इस पर अभी क्लैरिटी सामने आएगी। हालांकि बीजेपी में 15 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए बोलिए जी। भाई अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, बेचारे मार्गदर्शक मंडल में हैं। राघव जी विक्रम वर्मा मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, बेचारे वो तो किसी मंडल में भी नहीं बचे हैं। उमा भारती जी कहाँ? उमा भारती थी, फायर ब्रांड नेता थी, उसको आप लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक बाहर कर दिया और शिवराज जी, बाबूलाल गौर और न जाने कौन कौन को मुख्यमंत्री बना दिया। सरकार तो उमा भारती के कारण आई थी ना मध्य प्रदेश में। जवाब देंगे पंकज जी सारी बातों का। पंकज जी, पहला सवाल तो ये है कि नरोत्तम जी का टिकट ये पार्टी का विशेषाधिकार है, लेकिन वो नरोत्तम जी जो वहाँ वोट मांग रहे थे जनता के बीच, फॉर्म खरीद चुके थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो आपकी सबसे ताकतवर संस्था है वहीं से निर्णय आया होगा, तो जाहिर है एक चौंकाने वाला फैसला है, मान्य सभी को है, होगा ही, होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी दतिया के समीकरण इससे दिलचस्प हुए हैं, क्योंकि ये बात हमेशा देखी भाली जाती है कि अगर कोई नामचीन नेता परिदृश्य से हट जाता है तो उसकी पूरी टीम भी परिदृश्य से उस तरह से फिर सक्रिय नहीं रहती जैसी होती है। चुनौती आपकी बड़ी है, कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्य पद्धति बिल्कुल भिन्न है। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जो चुनाव का चिन्ह है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और चुनाव चिन्ह के ऊपर नरोत्तम जी भाई साहब हों या आशुतोष तिवारी जी हों, उससे बहुत ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को नहीं पड़ता। और जिस प्रकार का विश्लेषण कांग्रेस पार्टी करती है वो कांग्रेस पार्टी का विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए एक ही विषय होता है, कमल के चुनाव चिन्ह को जिताना। और पूरे कार्यकर्ता प्राण से, अभी शायद क्या है कि कांग्रेस के लोगों का दोष नहीं शरद जी, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार की बातचीत अभी उमेश जी कर रहे हैं, अति आत्मविश्वास में कि वॉक ओवर कांग्रेस पार्टी को, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अगर इन अभी आपके बड़े चैनल पर शरद जी बहुत आदर पूर्वक बोल रहा हूँ कांग्रेस के प्रति, कि बैठे रहेंगे हम परिणाम वाले दिन, अगर हो सकता है जमानत जब्त ना हो जाए कांग्रेस पार्टी की जो भी मैदान में आए, ये गलतफहमी में। अब भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के आधार पर कभी व्यवस्था, चुनाव की व्यवस्था में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता चुनाव मैदान में लड़ता है। और जो भी हमारे परिवार के दृश्य आप दिखा रहे हो, हमारे परिवार का विषय, भारतीय जनता पार्टी परिवार का विषय है। और हम सब कार्यकर्ता इस भाव को जानते और मानते हैं, इस बात का ज्ञान और भान दोनों है शरद जी, कि हम सबके लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानीय है कमल के चुनाव चिन्ह की जीत, और उसके लिए हम सब काम करते हैं। ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी शरद जी समय काल परिस्थिति के आधार पर दायित्व बदलते हैं, सब कार्यकर्ताओं की भूमिका बदलती है। आज कोई कार्यकर्ता, अभी आप बातचीत करते हैं आदरणीय रजनीश जी की, रजनीश जी कल किसी और भूमिका में थे, आज प्रवक्ता की भूमिका में। आशुतोष जी भाई साहब किसी और भूमिका में थे, आज प्रत्याशी की भूमिका में। पहले निगम मंडल में रहे, उसके पहले संगठन का काम करते थे, संभागीय संगठन मंत्री थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी ये 2-10 जन्म और लगेंगे उनको समझने में भाजपा की रीति नीति को, शैली को, पद्धति को, कार्य पद्धति को। जी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चुनाव, भाजपा के संगठन का चुनाव है। और संगठन ने जिस व्यक्ति, अभी उमेश जी एक शब्द अक्सर वो बार बार प्रयोग करते हैं, मार्गदर्शक। संयोग से आज मीडिया से चर्चा में आशुतोष जी ने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी मेरे मार्गदर्शक हैं। जी मैं देखिए, उन्होंने, आशुतोष जी ने यह भी कहा कि वो मेरे गार्जियन है, अभिभावक है। और शरद जी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी में इस शब्द से डर लगता है, ऐसा आरोप लगता है पंकज जी की घर संरक्षक कह दिया तो फिर लालकृष्ण आडवाणी हो गए। नहीं शरद जी, देखिए ये व्याख्या का विषय हो सकता है, पर भावना के स्तर पे हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मैं उल्लेख कर रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी ने उस क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में व्यापक काम किया और बड़ा काम किया। लेकिन आज यदि संगठन को यह आवश्यकता महसूस होती है कि नरोत्तम जी भाई साहब के लिए कुछ और दायित्व समयकाल परिस्थिति के आधार पर संगठन तय करेगा ना, और नरोत्तम जी भाई साहब उससे सहमत होंगे, तो मुझे लगता है कि ये विषय मीडिया में चर्चा का हो सकता है। ये विषय कांग्रेस पार्टी के लिए आज क्षणिक प्रसन्नता का हो सकता है। जैसे उमेश जी कह रहे हैं कि वॉक ओवर हो गया, हम तो खुश हैं, मजे में। देखते हैं कि वॉक ओवर हुआ या कांग्रेस पार्टी की इनिंग ओवर होगी परमानेंटली दतिया से। चलिए। तो मुझे शरद जी सिर्फ इतना सा आग्रह करना है कि ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का निर्णय है और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन का चुनाव है, और संगठन का गठन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ किया है।
और संगठन के गठन में कांग्रेस के मान गांठ नहीं है हमारे संगठन में, वहां गठन किया है कांग्रेस के संगठन में। चलिए, गुटबाजी की भावना की गांठें हैं, वो खुल नहीं रही जो। लेकिन ये बात सही है, मनोज कह रहे थे कि कई नेताओं को इस समय अगर इसमें कोई फार्मूला है इसमें, क्योंकि बीजेपी फार्मूले की पार्टी है साहब, एकाएक सारे पार्षद बदल दिए जाते हैं, गुजरात में जो हैं वो मंत्री 15 मंत्री बदल दिए जाते हैं, और बिल्कुल इस मतलब ये कहने में नहीं मैं आऊँगा आपकी तरफ, ये पार्टी इस मामले में मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, लेकिन निर्मम शब्द का उपयोग मैं अवश्य करूँगा कि जैसे एक निर्ममता रहती है कि नहीं आगे बढ़ना है, तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन कैसा, कितनी योग्यता, कितना क्या, जो निर्णय करना है अगर वो पार्टी के लिए बेहतर है। मनोज, क्या ये पंकज जी की पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि अब नितिन नवीन पार्टी के नए प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक नई टीम जो अब देश भर में बीजेपी को गठित करनी है, वो टीम अब यही होगी कि वो 40 से 50, 55 और 60 के पहले की होगी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची आने वाली, शरद जी, खबरें ऐसी है कि वो तमाम तरह की पिक्चर बहुत क्लियर कर देगी। और अब जिस तरह के टिकट दिए जा रहे हैं, चाहे आशुतोष की बात हो या रजनीश अग्रवाल आज की, एक बीजेपी के नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा आप हमारी उस पर भी निगाह डाल लीजिए, स्थायी आमंत्रित सदस्यों पर। जी बिल्कुल जी। उसमें संख्या और बढ़ सकती है जी। लेकिन एक चीज़ है शरद जी कि आप देखिए, अभी हम देख रहे थे कि सड़कों पर थोड़ा विरोध दिख रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस विरोध से इत्तेफाक रखते होंगे। वो बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की कार्य पद्धति उसको समझते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो अचानक जो स्वाभाविक है, उनको उम्मीदें थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगा, नहीं मिला तो उनमें तात्कालिक तौर पर यह विरोध देखा जा सकता है। लेकिन ये टिकट भारतीय जनता पार्टी का है, केंद्रीय नेतृत्व का है, आशुतोष तिवारी का। और जो आप मुझसे कह रहे थे, क्या आने वाले 2028 के चुनाव की एक तस्वीर सामने प्रस्तुत हो गई, तो मुझे लगता है ये वही है। जो सीनियर लीडर हैं वो सक्रिय राजनीति में तो दिखाई नहीं देंगे। नरोत्तम मिश्रा उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि सक्रियता तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि वो सांसद का चुनाव उनको लड़ाया, मंत्री बनाया, चुनाव आप हार गए, उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया। तो इसमें संदेश निश्चित रूप से बहुत बड़े छिपे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो कार्यकारिणी आने वाली है उसमें और बड़ा संदेश आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें और बड़ा संदेश दिखाई देगा। तो बीजेपी नई पीढ़ी की तरफ बढ़ चली है। तो ठीक उस समय जब मध्य प्रदेश अब अगले विधानसभा चुनाव से 2.5 साल दूर है, और ठीक उस समय जबकि हम करीब 3 साल दूर हैं लोकसभा चुनाव से, बीजेपी क्या अपनी नई टीम चुन रही है राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशों के स्तर पर भी। उसने मुख्यमंत्री के चुनाव एक अलग अंदाज में किए। ये मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने देखा। आप इन तीनों नामों में से किस पर आप फिंगर क्रॉस करके चल सकते थे? आप बड़े मीडिया पंडित हों या विश्लेषण करता हूं, तो बीजेपी की ये शैली क्या आगे भी चलेगी? कुछ कहना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जनता तो भगवान राम के बाद जो है, अब जिस प्रकार से इन्होंने भगवान राम के साथ रावण जैसा व्यवहार किया है, इनसे पूरी तरह रूठ गई है। और इसका परिणाम आपको दतिया चुनाव में सामने देखने मिल जाएगा। ये रणनीति कुछ भी करें और नीति कुछ भी करें, परिणाम वही होगा जो मैंने आपको कहा है। राम नाम का, राम का आपत्ति कर रहे, जो तुष्टि की बात करते हैं, जो किताबों में लिखते हैं राम सेतु काटते, भगवान राम काटते, तो विवादित ढांचे के साथ खड़े होते हैं। तो आज का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा दतिया उपचुनाव पर है। शरद जी, इनको अधिकारी नहीं रही, और उपचुनाव में ऐसे मसले उठते भी नहीं है। ये इतनी वाली राम नाम रामकाज क्या होता है, जिनकी संस्कृति जो परिवार से हो, जो तुष्टिकरण करता हो, परिवारवाद करता हो, ये क्या राम नाम की रामकाज की बात करेंगे? राम नाम की बातचीत कर रहे हैं। पंकज जी, पूरी राजनीति पार्टी की। आप बहुत विद्वान हैं, आप लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे यहाँ तो सनातन में कहते हैं मरा मरा कहने वाला भी गति को प्राप्त हो जाता है। तो भले ही आप कांग्रेस को कितना आरोपित करें कि वो राम विरोधी है, तमाम बातें हैं, लेकिन राम सबको अपना के चलते हैं, और चलने दीजिए उसको। राम आज का मुद्दा जी, राम सबके, ये सब राम के नहीं है ना, ये तो सब राम के सब हैं पंकज जी, राम के सब हैं। राम
अखिल ये जगत सब- उनके। खैर अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा बड़ा हूं। मुद्दा है। मनोज बड़ा मुद्दा है श्री आपका। राम के हैं, शरद जी, लेकिन ये किसी जी। काम के नहीं है, ना मनोज, राम नाम मनोज, के, ना मनोज, राम अब नाम हम के मुद्दे हैं पे नहीं। आते हैं। राम की बात तो हमेशा उसी होती तरह रहेगी और राम तो हम सबके आराध्य हैं, बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, लेकिन राम को किसने समझा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राम की बात तो कर रही है, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों को मौका दे रही। शरद जी, इस पर कांग्रेस को भी आप क्या इसको- ये संकेत कर रहे हैं कि जिस दिन राज्यारोहण होना था उसी दिन वनवास हो गया, तो क्या आज नरोत्तम जी ये वो बीजेपी है कि नहीं? भले ही दुनिया कह रही हो कि राज तिलक आपका होना है, लेकिन हमने तो निर्णय लिया है, और अगर आप राम के उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को समझते हैं तो सर बिल्कुल सहर्ष होकर आगे बढ़िए। देखिए, उसके तो बहुत अच्छे उदाहरण है। असम, हेमंत बिस्वा को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। पश्चिम बंगाल, जो नया व्यक्ति आया उसको मुख्यमंत्री बना दिए। तो बीजेपी का मतलब ये है कि हर जगह भगवा दिखना चाहिए, त्रिपुरा में कमल का ऐसे निशान व्यक्ति दिखना। को मुख्यमंत्री बनाया गया था जो मध्य प्रदेश से जो सांसद हैं सतना से, उनके पीए रहे, उनको बना दिया जी, कहते लेकिन फिर उनको हटा भी दिया 1-1.5 वर्ष में जो रिव्यू। तो ये बीजेपी का ये काम तो बड़ा बिल्कुल, और ये बड़ा संदेश मुझे लगता है कांग्रेस को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश की स्थितियां देखिए कि यहाँ क्यों बड़े निर्णय आपके नहीं हो पा रहे, आप क्यों प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए? आप कर देते अपना प्रत्याशी घोषित। तो मुझे लग रहा है त्रिपाठी जी जवाब देंगे इसका। त्रिपाठी जी, मनोज जी का सवाल है कि आप क्यों नहीं घोषित कर पाए? आप अभी इससे फायदा उठाने की बात कर रहे हैं। अगर आप जैसे ही दतिया उपचुनाव की घोषणा हुई थी अपना प्रत्याशी घोषित कर देते तो शायद आज कुछ थोड़ा तो दम भरा होता और अधिक प्रचार ही होता। शुरू नहीं हो पाया। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए उसमें कुछ लीगल इश्यूज थे और राजेंद्र भारती जी की पिटीशन वगैरह को लेकर। अब वो इश्यूज तो अब कुछ होना नहीं है, तो जो भी है कल तक इसकी घोषणा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय ही है, जो इसमें फाइनल है कल तक हो जाएगा। जी हाँ पंकज जी बोलिए। शरद जी, जी पिटिशन भी खारिज हो गई और एक और भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर रही है, चुनाव की तैयारी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपना नशा करने वाले भाई को लेकर राजनीति शुरू कर रहे हैं। नहीं, आज हम तो अब ये सवाल मुद्दा खड़ा नहीं कर है रहे सर, हैं, आज का मुद्दा नहीं है, आज का विषय शरद जी नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं है? आज सर जी का मुद्दा विषय क्यों नहीं है कि एक और आज का चुनाव विषय की नहीं बातचीत है, आज का विषय नहीं। आज का विषय अपने आप में अच्छा है। ये भाई कहते हैं कि मैं नशा करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चलिए मनोज मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। कंक्लूड करते हुए हम देखें, पंकज जी वहां बैठे हुए हैं, क्या पंकज जी की पीढ़ी के लिए मुस्कुराने का समय आ चुका है? निश्चित रूप से पंकज जी की पीढ़ी के लिए मुस्कुराने का वक्त है, पंकज जी की बाद वाली पीढ़ी के लिए मुस्कुराने का वक्त है, और आने वाले दिनों में ऐसे कई परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखेंगे, और 28 की तस्वीर और तकदीर सब दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर। लेकिन यदि कांग्रेस को चुनाव मैदान में रहना है शरद जी, तो इन बातों को पकड़ना पड़ेगा कि बीजेपी जिस लाइन पर 23 से ज़्यादा राज्यों में आज सरकारें हैं, यदि यही होता है कि किसको मार्गदर्शन मंडल में पहुंचाना, क्या करना, तो मुझे लगता है कि आज ये जो नक्शा बदला है भगवा का वो नहीं बदल पाता। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी। लेकिन आने वाले दिनों में जो खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें आने वाली है। मध्य प्रदेश के लिए भी और चौंकाने वाली खबरें होंगी। जो आप कह रहे थे मार्गदर्शक मंडल में भी कुछ लोग जाएंगे, और जो उम्मीदें लगाए बैठे कि कहीं हमारी और लॉटरी खुलने वाली, तो मुझे लगता है अब लॉटरी बंद है और नए लोगों के मौका तैयार है। बीजेपी का ये सरप्राइज फैक्टर, उसके लिए बहुत जिस तरह खीरे को हम उसके दोनों सिरों को काट कर रगड़ते हैं, ख़ासतौर से उसका अगला सिरा, और जो भी कड़वाहट होती है वो दूर हो जाती है। बीजेपी के लिए मनोज आप सहमत होंगे कि इस तरह के उसके बड़े निर्णय खीरा या ककड़ी को उसी तरह से कड़वाहट दूर करने की तरह होता है कि एक झटके में जो कुछ भी एक चीज़ होती है वो दूर हो जाती है और एक बड़ी चीज सामने आ जाती है। 15 मंत्री आप फैसला करते हैं गुजरात के। हालांकि नरोत्तम जी का मसला दूसरा, उन्हें कोई बड़ा दायित्व निश्चित तौर पर निकट में मिलेगा उनको, और क्योंकि केंद्रीय संगठन में भी फेरबदल संभावित है, हो सकता है वो किसी बड़ी कैपेसिटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी महामंत्री के तौर पर हमें नजर आए, क्योंकि उनकी योग्यता और क्षमता संदेह के दायरे से परे है। ये निर्णय हुआ है तो ये निश्चित तौर पर। लेकिन एक चीज और शरद जी की, आशुतोष तिवारी को आने से पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी दतिया में। ये केंद्रीय नेतृत्व का संदेश है कि यदि आप जैसे उमेश जी कह रहे थे कि बाकूबर दे दिया, मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा चुनौती होगी, एक एक व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। ये बात अपने अनुभव से कही है, क्योंकि बीजेपी को वो समझते हैं और त्रिपाठी जी भी ये समझते हैं कि चुनौती बीजेपी की कभी भी हल्की नहीं होती, और अब ये चुनौती और गहरी है क्योंकि एक दिग्गज नाम हटा है। तो ये बीजेपी के लिए नाक का सवाल है कि किसी को, खासतौर से कांग्रेस को, ये कहने का मौका ना मिले कि नरोत्तम मिश्रा जी को हटाकर गलती की। देखते हैं। अब दतिया का रण बहुत रोमांचक है। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का।